हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ रहे हैं और हम लोग 4 चैप्टर तक कंप्लीट करके 5वां चैप्टर शुरू किए थे, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। इसके हम लोग 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे। हम लोग ये नहर, नदी, नलकूप ये सब कुछ देख चुके थे। नदी घाटी परियोजनाएं भी देख चुके थे और आज हम लोग देखने वाले थे नदी घाटी परियोजना में अब यहाँ से कुछ और परियोजना भी था। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है पर इस परियोजना के बारे में पढ़ते हैं, शायद कुछ उसके बाद पता चल जाए। तो ये जो इससे पहले हम लोग कोसी नदी परियोजना तक पढ़ चुके थे। उसके बाद यहाँ पर जो दुर्गावती था ना, दुर्गावती जलाशय परियोजना, तो ये है दुर्गावती जलाशय परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कैमूर एवं रोहतास जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सिंचित करना एवं बाढ़ नियंत्रण करना। दुर्गावती जलाशय परियोजना का क्या मुख्य उद्देश्य है? कैमूर एवं रोहतास जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सिंचित करना एवं बाढ़ नियंत्रण है। दुर्गावती नदी में कुद्र के पास 1962 में 17,325 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य से बांध का निर्माण किया गया, किंतु पर्याप्त सफलता न मिलने के कारण चेनारी के प्रखंड में करमचाट के पास इस नदी पर 4572 मीटर ऊंचा बांध बनाने की योजना है, जिससे 36,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई की जा सके। तो दुर्गावती जलाशय परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह कैमूर रोहतास जिला जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसका सिंचाई करना एवं बाढ़ नियंत्रण करना। ठीक है, तो दुर्गावती नदी में कुद्र के पास 1962 में मतलब कि 1962 में सिंचाई के लक्ष्य से बांध का निर्माण किया गया था, लेकिन इसमें पर्याप्त सफलता नहीं मिलने के कारण चेनारी के प्रखंड में करमचाट के पास इस नदी पर बांध बनाकर और सिंचाई की जाने लगी। ठीक है, तो आपको बेसिकली कुछ बात को याद रखना है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है यह कैमूर और रोहतास जिले के सिंचाई के लिए बनाया जा रहा था। ठीक है, और यह दुर्गावती नदी में है यह। ठीक है, कुद्र के पास। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, कुद्र के पास 1962 में सिंचाई का लक्ष्य लेकर चला गया था, लेकिन यह सफलता नहीं मिली, इसलिए चेनारी के प्रखंड में करमचाट के पास इस नदी पर बांध बनाया गया। ठीक है, कुद्र में इसको सफलता नहीं मिली, इसलिए चेनारी के प्रखंड में करमचाट के पास इस नदी पर ऊंचा बांध बनाया गया। तो याद रखिएगा, दुर्गावती जलाशय जो हुआ कैमूर और रोहतास की सिंचाई के लिए बनाया गया था, लेकिन दुर्गावती नदी में कुद्र के पास सफलता न मिलने के कारण चेनारी के प्रखंड में करमचाट के पास इस नदी पर ऊंचे बांध बनाए गए। अब देखते ऊपरी क्यूल परियोजना। ठीक है, ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना। ठीक है, ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना के बारे में देखते हैं। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका निर्माण क्यूल नदी के ऊपरी भाग में हुआ है। इससे मुंगेर तथा लखीसराय जिले के 14,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने का योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरण संवर्धन है। तो ऊपरी क्यूल जलाशय जो है, इसमें बहुत सिंपल कहानी है कि इसका जो निर्माण है क्यूल नदी के ऊपरी भाग में हुआ है, मुंगेर तथा लखीसराय को लाभान्वित करने के लिए। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, इसका निर्माण जो है क्यूल नदी के ऊपरी भाग में हुआ है और मुंगेर और लखीसराय को लाभान्वित करने के लिए हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बागमती परियोजना। यह परियोजना बागमती नदी पर सीतामढ़ी जिले में स्थित है। नदी के निचले भाग में रामनगर के समीप बांध बनाया गया है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, नदी के कटाव रोकना, जल निकासी, पर्यावरण संवर्धन। इसके द्वारा पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर जिले के इतने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि बागमती परियोजना जो है बागमती नदी सीतामढ़ी जिले में स्थित नदी के निचले भाग में रामनगर के समीप बांध बनाया गया। तो आपको बागमती नदी, सीतामढ़ी जिला और रामनगर के समीप बनाया गया है। और इससे कौन कौन सा क्षेत्र जो है, कौन कौन सा जिला लाभान्वित होगा? पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर। ठीक है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं जो कि लाभान्वित हो गए किससे? बागमती परियोजना से। ठीक है, अब आते हैं बरनार जलाशय परियोजना। इस परियोजना द्वारा बरनार नदी पर
पक्का बांध बनाकर जमुई जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्र को सिंचाई का काम हो सकेगा। तो बरनार जो जलाशय है वो बरनार नदी पर बनाया गया है और जमुई जिले को सूखे प्रभाव से बचाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इतना बात आप याद रखिए। इसमें जलाशय जो हैं बहुत सारे दुर्गावती जलाशय जो है यह कैमूर और रोहतास के लिए बनाया गया है। ठीक है, और दुर्गावती में कुद्र के पास बनाया गया था, लेकिन सफलता न मिलने के कारण चेनारी के प्रखंड में करमचाट के पास बनाया गया इसको। ठीक है, तो इतना बात याद रखिए कि कौन सा क्षेत्र जो है लाभान्वित हो रहा है। दुर्गावती जलाशय कैमूर और रोहतास के लिए, ऊपरी क्यूल जो है मुंगेर और लखीसराय के लिए। ठीक है, ऊपरी क्यूल नदी के ऊपरी भागों में बनाया गया है, इसलिए इसको ऊपरी क्यूल कहते हैं, और मुंगेर और लखीसराय इससे लाभान्वित होंगे। उसके बाद है बागमती परियोजना। बागमती परियोजना जो है बागमती नदी पर सीतामढ़ी रामनगर के समीप बनाया गया और इससे पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर जिला जो है उससे लाभान्वित होगा। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। ठीक है, और बरनार जलाशय जो है इससे जमुई जिले को सूखे से सिंचाई मिल सकेगा इससे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वन संसाधन पर, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो अब इसमें जितना भी डेटा दिया हुआ बहुत ही पुराना है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जो आपके असली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिहार विभाजन के बाद अधिकतर वनाच्छादित क्षेत्र झारखंड में चला गया। वर्तमान बिहार में 76.86% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन है। प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत मात्र 0.0 हेक्टेयर है और जो राष्ट्रीय औसत 0.53 हेक्टेयर से बहुत कम है। तो कुछ बात याद रखिए। सबसे पहले तो वर्तमान बिहार में 76.87% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन है और प्रति व्यक्ति वन भूमि का अगर हम औसत मात्रा की बात करें तो 0.05 है, जो कि राष्ट्रीय औसत की अगर हम बात करें तो 0.53 हेक्टेयर है, जो कि उससे बहुत ज़्यादा बिहार में कम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बिहार के वनों को दो भागों में रखा गया है, आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, आर्द्र पतझड़ वन कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। इस प्रकार के वन दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र एवं उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के वन दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र एवं उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। सोमेश्वर दून शिवालिक क्षेत्र में, जो शिवालिक क्षेत्र है उसमें सोमेश्वर दून 917 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस प्रकार के वन का विस्तार है। इस प्रकार के वन का मुख्य रूप से साल, शीशम के वृक्षों की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त बांस, सवई घास, महुआ, जामुन, कटहल, कुसुम, केंदू, गुड़हल, अमलतास, गमहार, कारंज आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, आर्द्र पतझड़ वन, इस प्रकार के वन जो है दक्षिणी पहाड़ी एवं उत्तर पश्चिम भागों में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाया जा रहा है इस तरह का वन? पहाड़ जो है उसके दक्षिण में देख लीजिए या आप उत्तर पश्चिमी भागों में देख लीजिए। जो सुमशेर दून है शिवालिक क्षेत्र में, उसकी बात कर रहा है। वहाँ पर 917 वर्ग किलोमीटर में इस तरह का वन का विस्तार है और इसमें साल, शीशम, बांस, सवई घास, महुआ, जामुन, कटहल, कुसुम, केंदू, गुड़हल, अमलतास, गमहार, करंज, इस तरह का वृक्ष लगाया जा रहा है। ठीक है, और अब हम लोग इस बॉक्स में देखते हैं कि क्या है। यानी कि यह जो सुमशेर क्षेत्र में यह ज़्यादातर इस तरह का वन पाया जा रहा है, सुमशेर दून में, तो उसको याद रखिएगा। आर्द्र पर्णपाती वन हम आपको बता देंगे पिक्चर के माध्यम से, इसमें जो दिखाया गया है। चलिए, तो अभी हम लोग बॉक्स में देखते हैं। बिहार के कुल 6334 वर्ग किलोमीटर अनुसूचित वन क्षेत्र है। मात्र 76 वर्ग किलोमीटर में अति सघन वन है। तो अति सघन वन अगर है तो केवल 76 वर्ग किलोमीटर में। अधिसूचित क्षेत्र लगभग 50% भाग वीरान अथवा विलुप्त है। तो वैसे तो ये डेटा बहुत पुराना है, इसलिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम लोग यह जो इसमें चित्र दिया हुआ है उसमें देखिए, आर्द्र पर्णपाती वन जो है फर्स्ट नंबर का, वो देखिए कहाँ पर है। तो वह जो है आर्द्र पर्णपाती वन है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें शीशम और साल वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये सुमशेर श्रेणी
और फिर इधर आप पूर्व में भी देख लीजिए थोड़ा बहुत। उसके बाद दक्षिण में भी है और रोहतास कैमूर के पास भी थोड़ा बहुत है उस तरह का, ठीक है। उसके बाद शुष्क पर्णपाती देख लीजिए, सेकंड नंबर में जो है शुष्क पर्णपाती वो लगभग पूर्व के दिशा में है, पूर्व और दक्षिण के दिशा में, ठीक है। पूरा पूर्व आ जाएगा और दक्षिण में थोड़ा बहुत, दक्षिण में दोनों तरह का है, आर्द्र पर्णपाती भी और शुष्क वन। और वन रहित क्षेत्र कौन सा है? ये जो खाली वाला क्षेत्र है वह पूरी तरह वन रहित है। तो देख लीजिए बहुत ज़्यादा एरिया जो है पूरी तरह वन रहित है। अब हम लोग शुष्क पर्णपाती वन के बारे में देखते हैं। बिहार पूर्व मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिण पश्चिम भागों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। कैमूर और रोहतास जिले में इसका अधिक विस्तार है। तो एक मिनट, तो शुष्क पर्णपाती वन जो है वह पूर्व में है, थोड़ा बहुत दक्षिण में है, ठीक है। तो इसमें दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भागों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। कैमूर और रोहतास जिले में इसका अधिक विस्तार है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष खैरा, बहेड़ा, पलास, महुआ, अमलतास, शीशम, नीम, हर्रे आदि हैं। बिहार में वनों का वितरण बहुत ही असमान है। मैदानी भागों एवं दियारा क्षेत्र में तो प्राकृतिक वन पूर्णतः अभाव है। जैसे ये बीच वाला जो इलाका हम लोग देखे थे, ये मैदानी भाग, उसमें पूरी तरह वनों का अभाव है, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। उसके बाद मैदानी भागों में दियारा क्षेत्र में वनों का पूर्णतः अभाव है। सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा में 1% से भी कम भूमि पर वन मिलते हैं। पश्चिमी चंपारण, कैमूर, बांका, जमुई, गया, मुंगेर जिलों में पहाड़ी भागों में वनों का विस्तार है। तो ये सब जो पश्चिमी चंपारण, कैमूर, बांका, जमुई, गया, मुंगेर, ये जो आप दक्षिण में देखें ये सब जगह, और थोड़ा बहुत उत्तर पश्चिम में उस सब एरिया के बारे में बता रहा है कि वहाँ थोड़ा बहुत पहाड़ी भागों में मतलब कि वन है। कृषि एवं निर्मित क्षेत्र के विस्तार के कारण वनों का विनाश हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि यहाँ वनों के महत्व से संबंधित जागरूकता नहीं है। इन कारणों से भी बिहार में वनों में तेज़ी से ह्रास हो रहा है। वनों का अभाव के कारण यहाँ वन्य जीव भी कम है। यहाँ के मुख्य वन्य जीवों में बाघ, चीता, हिरन, चीतल, भालू, बनेल, सुअर, जंगली सांड, सांभर आदि है। पक्षी में मोर और जल जीव में घड़ियाल, सोस, मगर प्रमुख है। ये जल जीव यहाँ की नदियों में पाए जाते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई और वन्य पशुओं पक्षियों के शिकार के कारण वन्य जीवों में सख्त संख्या में तेज़ी से घटती जा रही है। तो थोड़ा सा और बाकी है, फिर उसके बाद ये खंड कंप्लीट हो जाएगा। वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। तो हम लोग वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 6.87% भाग ही वनाच्छादित है। तो लगभग अभी देखिए ये 7 आसपास कुछ 7% हो गया है। तो अभी के हिसाब से आप 7% याद रखिएगा। जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भाग में वनों का आच्छादित होना चाहिए, यानी कि 33% चाहिए, पर यहाँ पर देखिए कितना कम है, केवल 7% है। अतः वनों की कटाई पर रीक उद्यानों का विकास, विलुप्त वन क्षेत्रों की पुनरावृत्ति करने के साथ साथ कृषि वानिकी को भी बल प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इन प्रयासों के फलस्वरूप विलुप्त वनों का पुनर्वासित क्षेत्रफल 2004-05 में इतने हेक्टेयर थे, उससे बढ़कर फिर इतने हेक्टेयर हो गया, ठीक है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा वन रोपण में भी काफ़ी वृद्धि हुई। चलिए नीचे देखते हैं। कृषि वानिकी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बिहार सरकार द्वारा उठाया गया। राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत समुदाय आधारित वन प्रबंधन एवं संरक्षण योजना प्रारंभ की गई, ठीक है। तो राष्ट्रीय सम विकास योजना याद रखिएगा। इसके तहत सामुदायिक आधारित वन प्रबंधन एवं संरक्षण योजना प्रारंभ की गई। इस कृषि वानिकी से न केवल राज्य की आय में वृद्धि होने बल्कि काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चा माल का आधार भी उपलब्ध होगा। तो यह राष्ट्रीय आय तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ काष्ठ आधारित जो उद्योग है उसका भी मतलब वो भी फलेगा फूलेगा, ठीक है। इन दिनों राज्य में सामाजिक वानिकी एवं व्यावसायिक वानिकी का भी प्रचलन
बढ़ा है। बिहार में वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए आदिकाल से भी कई रीति रिवाजों का प्रचलन है। कई धार्मिक अनुष्ठानों तो वृक्ष के नीचे ही किए जाते हैं। कई ऐसे अचलित त्यौहार भी है जो वृक्षों से संबंधित है। इस राज्य में परंपरागत रूप से वट, पीपल, आंवला एवं तुलसी के पेड़ पौधे की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ चींटी से लेकर सांप जैसे विषैले जंतु को भोजन दिया जाता है और पूजा की जाती है। पक्षियों को भी दाने देने का प्रचलन है। साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ 14 अभयारण्य एवं एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके अंतर्गत कुल 2064.41 हेक्टेयर भूमि है। इसमें पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान, बेगूसराय जिला अंतर्गत मंझौला अनुमंडल में 2500 एकड़ में फैला कांवर झील, दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, भारत में 14 अभयारण्य है और एक 14 अभयारण्य यहाँ मतलब बिहार में है और एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है संजय गांधी जैविक उद्यान, और फिर बेगूसराय जिला के अंतर्गत मंझौला अनुमंडल में 2500 एकड़ में फैला हुआ कांवर झील, तो बेगूसराय का कांवर झील याद रखना है, मंझौला अनुमंडल। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान में वन्य जीवों का संरक्षण प्रसिद्ध है। तो ये जगह याद रखिएगा। पहले बात तो संजय गांधी जैविक उद्यान, बेगूसराय में कांवर झील और दरभंगा में कुशेश्वर, ठीक है, और बेगूसराय में कांवर झील, संजय गांधी जैविक उद्यान। उसके बाद कुशेश्वर स्थान में पहले बड़े संख्या में प्रवासी पक्षियों को फंसाया जाता था, लेकिन जन जागरण के कारण अब यहाँ पर किसी भी प्रकार के शिकार करना पूर्णतः वर्जित हो गया है। वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण में राज्य सरकार की कई संस्थाएं कार्यरत हैं। इनमें वन, पर्यावरण तथा जल संसाधन विकास विभाग प्रमुख है। इनके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही है। इनमें प्रयास तिरुमित्र, प्रत्यूष और भागलपुर में मंदार नेचर क्लब प्रमुख है। ठीक है, तो इसमें कुछ लोगों का प्रयास जो है वो देखिए, इसमें प्रयास तिरुमित्र, ठीक है, प्रत्यूष, भागलपुर में मंदार नेचर क्लब प्रमुख है। तो ये संस्थाएं और स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही है, इसको भी याद रखिए। प्रयास तिरुमित्र, प्रत्यूष, भागलपुर के मंदार नेचर क्लब। तो मंदार नेचर क्लब कहाँ का है? भागलपुर का है। ठीक है, तो इस बॉक्स में भी देख लेते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान के बारे में दिखा हुआ है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना लगभग 980 एकड़ क्षेत्र में विकसित है। तो यह पूछा जा सकता है कितने एकड़ भूमि में विकसित है, तो 980 एकड़ भूमि में विकसित है। यह बिहार का एकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। कांवर झील प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव है और प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा था। यह जो कांवर झील जो है, कांवर झील प्रवासी पक्षियों का, इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा था। कांवर झील में 300 प्रजातियों के पक्षियों का अध्ययन एक संस्था संभव है। शायद कुछ गलत पढ़ दिए हम। कांवर झील में 300 प्रजातियों के पक्षियों का अध्ययन एक संस्था संभव है। पता नहीं, शायद इसमें समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में लगभग 380 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। उसका कांवर झील जो है पक्षियों के प्रवास का मुख्य पड़ाव है और प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली ने कहा था कि ये पक्षियों का स्वर्ग है। कांवर झील में 300 प्रजाति के पक्षियों का अध्ययन एक संस्था संभव है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ना शुरू किए थे कहाँ से? कोसी परियोजना तक, यहाँ तक पढ़ लिए थे, यहाँ से पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर दुर्गावती जलाशय परियोजना था। यह परियोजना कैमूर और रोहतास जिले को सिंचाई के लिए करना था। इसमें दुर्गावती नदी में कुद्र के पास सिंचाई का लक्ष्य बांध बनाना था, लेकिन वहाँ पर नहीं बन पाया, इसलिए इसको फिर से चेनारी के प्रखंड में करमचाट के पास बांध बनाया गया।
ऊपरी क्यूल जो है वह क्यूल के ऊपरी भागों में, क्यूल नदी के ऊपरी भागों में बना है और इसे मुंगेर और लखीसराय जिला जो है वह लाभान्वित होने वाला है। बागमती परियोजना जो है यह बागमती नदी के सीतामढ़ी जिला में स्थित है, रामनगर के समीप, और इससे जो है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर जिला जो है यह लाभान्वित होगा। उसके बाद बरनार जलाशय जो है इससे जमुई को लाभ मिलेगा। ठीक है। उसके बाद वन संसाधन में देखे थे कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र में वन जो है वह 76.87% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन, और प्रति वन भूमि का हम देखे थे तो 0.05 हेक्टेयर है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 0.53 हेक्टेयर से बहुत ज़्यादा कम है। आर्द्र पतझड़ भूमि और शुष्क पतझड़ भूमि। ठीक है। तो आर्द्र पतझड़ भूमि जो होता है या इस प्रकार के वन दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी भाग यानी सुमशेर दून जो है उसमें पाया जाता है और दक्षिण में पाया जाता है। ठीक है। तो यह एरिया इसमें थोड़ा बढ़िया से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप देखिए नीचे हम आपको चित्र दिखाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा कौन कौन सा इलाका है। तो इसमें साल, शीशम, सवाई घास, महुआ, जामुन, कटहल, कुसुम, केंदू, गुड़हल, इस तरह का चीज़ को लगाया जाता है। ठीक है। बिहार में यह थोड़ा सा, चलिए इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यह जो चित्र दिखा है इसमें देखिए फर्स्ट नंबर जो है आर्द्र पर्णपाती वन का है, जिसमें देखिए उत्तर पश्चिम में भी देखिए, उत्तर पूर्व में भी एरिया देख लीजिए, दक्षिण में, और इस तरह का सब एरिया दिखाया गया है इसमें। उसके बाद आर्द्र शुष्क पतझड़ वन देखिए तो यह पूरी तरफ पूर्व में है और थोड़ा बहुत दक्षिण में है। ठीक है। तो बिहार के पूर्व मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिण पश्चिम पहाड़ी में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। कैमूर और रोहतास जिले में इसका अधिक विस्तार है। तो याद रखिएगा कैमूर और रोहतास जिले में इसका अधिक विस्तार है। इसमें कौन कौन से, खैर, बहेड़ा, पलास, महुआ, अमलतास, शीशम, नीम, हर्रे, इस तरह का दिखाया जाता है। इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें देखिए आर्द्र पतझड़ वन एवं शुष्क पतझड़ वन को 125 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करती है। ठीक है। कि आर्द्र पतझड़ वन जो होगा जहाँ पर 125 सेंटीमीटर से ऊपर का वर्षा होगा, और शुष्क पतझड़ वन वहाँ होगा जहाँ 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है। उसके बाद इसमें और भी वन्य जीवों के बारे में बताया गया, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। उसके बाद वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो देखिए पूरा वन क्षेत्र जो हमारे पास है वह 7 पॉइंट कुछ % है। ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा, जिसमें 33% होना चाहिए। और इसमें हम लोग और भी देखे थे, राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत समुदाय आधारित वन प्रबंधन एवं संरक्षण योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है। उसके बाद संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में लगभग 980 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और इकलौता है बिहार का राष्ट्रीय उद्यान। कांवर झील प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव है, और सलीम अली ने कहा था, डॉक्टर सलीम अली ने, कि यह पक्षियों का स्वर्ग है। कांवर झील में 300 प्रजाति के पक्षियों का अध्ययन एक संस्था संभव है। उसके बाद 14 अभ्यारण्य है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। संजय गांधी जैविक उद्यान के बारे में हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद बेगूसराय जिला में मंझौला अनुमंडल में कांवर झील है। दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि इसमें कुछ लोग स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो काम कर रही है। इनमें प्रयास, तिरुमित्र, प्रत्यूष, भागलपुर के मंदार नेचर क्लब जो है वह काम कर रही है। ठीक है। तो यह जो खंड है यह कंप्लीट हो गया है, और अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम दूसरे खंड में चलेंगे। जो दूसरा खंड होगा अपना वह होगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।